सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग के सारे विषयों के बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूरे 8 के 8 विषयों के कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिए। आपको सारे के सारे विषयों के आज यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बचे थे ये भी मैं कंप्लीट करवा दे रही हूँ। इस तरीके से आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषय पढ़ा करके खत्म हो गए हैं, पवन सीरीज के भी और राजन सीरीज के भी। तो सारे विषयों की क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों ही सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फलेन शब्द का विभक्ति और वचन बताइए। 2022 के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं यहाँ पर आप देखिए, सबके सब यहाँ पर हैं और सभी को यहाँ पर हम एक बारी बारी से सबको देखेंगे। तो फलेन, सबसे पहले आपको फल शब्द रूप आना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए, फलम फले फलानी, ये हो गया प्रथमा विभक्ति। द्वितीय है फलम फले फलानी, यानी कि प्रथम और द्वितीय बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, फल शब्द रूप में। और तृतीया में फलम फले फलेन फलाभ्याम फलई। तो फलेन यहाँ पर देखिए, जो फलेन है ये तृतीया विभक्ति एक वचन में आएगा। तो तृतीया विभक्ति में कौन कौन आते हैं? तो तृतीया विभक्ति में फलेन फलाभ्याम फलई आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगा फलेन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो दोस्तों, अगर हम रमा शब्द रूप को पढ़ते हैं तो रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमिया रमाभ्याम रमाभि, रमाए रमाभ्याम रमाभ्य, रमयाह रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाह रमयोह रमाणाम, रमायाम रमयो रमाशु। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है रमाशु, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रमासु, ठीक है, और कुछ नहीं, केवल बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत का हिंदी में क्या अर्थ है? तो हे मनुष्यों, उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों या ज्ञानी लोगों का ज्ञान प्राप्त करो। तो उठो जागो और ज्ञानी लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार होता है? तो चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार होता है। वर्तमान काल में लट लकार, भविष्य काल में लिट लकार, इस तरीके से भविष्य काल में लिट लकार, ठीक है, और भूतकाल में लंग लकार। तो ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछता 1 नंबर का प्रश्न है। अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से आप लिख पाओगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर आप देखिए, संस्कृत वर्णमाला में स्वर व्यंजन तो होते ही हैं और अयोगवाह भी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? तो संस्कृत भाषा में जो पुरुष है वो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लिंग भी 3 ही होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और वचन भी 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बागीचा तथा पौधे को संस्कृत में नाम लिखिए। तो देखिए, पेड़ को हम वृक्ष कहते हैं, घर को हम गृहम कहते हैं या गृह कहते हैं, ग्रह नहीं कहते हैं, गृहम, ठीक है, या फिर गृह कहते हैं। और बागीचा को उद्यान कहते हैं और पौधे को पादप या पादप कहते हैं। तो आप चाहें तो ये विसर्ग लगा सकते हैं। तो विसर्ग लगाने से संस्कृत थोड़ा अच्छी दिखती है और संस्कृत में विसर्ग का बहुत महत्व होता है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न था दोस्तों, यहाँ पर अभी आपने जो देखा है आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पशु पक्षियों, कौवा, भौरा पक्षी तथा कोयल को संस्कृत में लिखिए। तो देखिए, कौवा को काकः, भौरा को भ्रमरः, पक्षी को खगः कहते हैं और कोयल को विकः कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, आसपास की वस्तुएं, फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखिए। तो देखिए, फूल को पुष्प कहते हैं या पुष्पम, चौराहा को चतुष्पथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चतुष्पथ होगा केवल, ठीक है, यहाँ पर ट नहीं रहेगा, चतुष्पथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर,
और अनार को दाड़िम कहते हैं या दाड़िमम, नींबू को नींबूकम और गेंद को कंदुका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर जितना भी आप देखोगे आगे, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया भी है कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए करते हैं हम, ये भी मैंने भी आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? दोस्तों गम धातु लंग लकार को जब हम पढ़ेंगे, भूतकाल होता आपको पता है, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छान, अगच्छन, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन में पूछा तो यहाँ पे अगच्छन होगा, ठीक है। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छतम, अगच्छाओ, अगच्छाम। तो अगच्छन बिल्कुल सही है, यहाँ पर ना के नीचे हलंत भी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन भी 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालकई शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो देखिए, तो बालक शब्द जो हम पढ़ते हैं दोस्तों होता है बालक है, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो ये बालकई जो है ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में आता है। तो ये बालकई तृतीया विभक्ति, देखिए तृतीया विभक्ति और बहुवचन, बालकई बिल्कुल सही है। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो नवनीतम को हम कहते हैं मक्खन, ठीक है, हिंदी में कोमल, मुलायम, हमेशा नई। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो जामुन को जम्बू कहते हैं, कद्दू को कुष्मांड या तुम्बी, और आम को आम्र कहते हैं, और करेला को हम क्या कहते हैं? कारवेल्लम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? कारवेल्लम कहते हैं। तो कारवेल्लम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखिए। तो चना को हम चड़क कहते हैं, मक्खन को नवनीतम कहते हैं, नमक को लवण कहते हैं, और रोटी को हम करपटिका कहते हैं, करपटिका। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों होगा, ये करपटिका सही शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, पशु पक्षी पपीहा, पेड़, बगुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखिए। तो पपीहा को हम चातकह कहते हैं, भेड़ को मेषह, बगुला को बलाकह और भेड़िया को वृकह। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न 3 शाक भाजियों के नाम लिखिए। तो कारवेल्लम, करेला भी आपने ऊपर देखा भी है, मैंने बताया है, अलाव लौकी और पनस कटहल। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो गर्दन को हम ग्रीवा कहते हैं, नाखून को नखा कहते हैं, दांत को दशनम कहते हैं, आंख को लोचनम कहते हैं, और सिर को मुंडम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद है, लेकिन आपके संस्कृत विषय में आपके 3 ही भेद बताया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिंग को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी स्त्री या पुरुष के लिंग का बोध होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि लड़की, बकरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो ना तो नर का ना मादा का बोध कराते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं, कुर्सी, मेज। क्वेश्चन नंबर 27 है, वचन का अर्थ बताइए। तो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, जैसे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 28 है, संस्कृत भाषा में कितने वचन है? तो 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीति वचन सुभाषितानि सूक्तियों की हिंदी से संस्कृत बनाइए।
तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो सत्यमेव जयति नान्यतम। सभी धर्मों में विद्या धन श्रेष्ठ है, तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। और आचरण श्रेष्ठ धर्म है, तो आचार परमो धर्म। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। नदी कोस तक टेढ़ी है, तो क्रोसम कुटिला नदी। लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं, लोभ मोहा च मानवस्य शत्रु अस्त। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए। सा निसर्गेर चंचल, वह स्वभाव से चंचल है। सह पादीन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित नीति परक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। कर्तव्यम हितसाम वचा। विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्मेण शोभते। क्वेश्चन नंबर 33 है, श्रीमद् भगवद गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद करिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत या हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। यहाँ पर क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ उस अधर्मी को सबक सिखाने के लिए भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसको यानी कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना तो अग्नि इसे जला सकती है, ना जल इसे गीला कर सकता है, और ना वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात यह सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो इसका हमें अनुवाद करना है संस्कृत में। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुता। तो ये वाला श्लोक और ये जो अभी आपने देखा, ये दोनों श्लोक आप बिल्कुल याद रखिएगा, और बहुत ही आसान भी है, क्योंकि एग्जाम में श्लोक पूछता ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। तो श्यामपट्ट है, चार्ट या मॉडल या प्रतिरूप। चार्ट पेपर मॉडल या प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नकुलः कीरः अर्वन लूता अशंदिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। नकुलः मतलब नेवला, अर्वन मतलब घोड़ा, घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, कीर मतलब तोता, और लूता मतलब मकड़ी या चींटी। क्वेश्चन नंबर 37 है, संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो अश्व यानी कि घोड़ा, अजा यानी कि बकरी, कुक्करः यानी कि कुत्ता, गौ मतलब गाय, सिंह मतलब शेर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो घोड़ा को हम अश्व कहते हैं, कुत्ता को कुक्करा, हिरण को मृगा, बकरी को अजा, चिड़िया को चटका, पेड़ को वृक्ष, तरबूज को कालिंदम, और अनार को दाड़िमम, दाड़िम या दाड़िमम। क्वेश्चन नंबर 39 है, मकरा, सारिका, मराला, सस्का शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो मकरा मतलब घड़ियाल, सारिका मतलब मैना, मैना को सारिका कहते हैं, जैसे किसी किसी लड़की का नाम भी सारिका होता है। सस्का मीन्स खरगोश, और मराला मीन्स हंस या बत्तख। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को अलग अलग सूची में बना करके लिखिए। तो हिमालय, सागर, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम में देखिए जो पुल्लिंग है यहाँ पर वो है हिमालय, सागर और राजन यानी कि राजा। और इसके बाद स्त्रीलिंग हम बात करें तो गंगा है, नदी है और वधु यानी कि बहू। और फल, पुस्तक और सुंदरता ये तीनों ही नपुंसक लिंग में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो वाच शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो देखिए संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है, जैसे कि राकेश और सुरेश दिल्ली गए। स्पष्ट है यहाँ पर कौन कौन दिल्ली गया, राकेश भी एक नाम है और सुरेश भी एक नाम है। और सर्वनाम में देखिए हम दिल्ली गए, यहाँ पर सबको हम में समेट दिया है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर लिया गया। अब हम में कौन कौन है हमें नहीं पता है, नाम यहाँ पर नहीं पता है,
तो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर यही डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पितृ सखी इदम ककुब अप अदस शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो सखी संज्ञा शब्द में पितृ यानी कि पिता, सखी यानी कि सहेली, ये हो जाएंगे संज्ञा शब्द। बाकी सब इदम, ककुब, अप, अदस ये सब है सर्वनाम शब्द। क्वेश्चन नंबर 44 है, पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो पितरी शब्द, पिता शब्द रूप जब आप पढ़ोगे पितृ, तो यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए होता है? बहुत अच्छे से मैंने कारक चैप्टर पढ़ाया है आप लोगों को संस्कृत में। तो संप्रदान कारक का प्रयोग के लिए यानी कि चतुर्थी विभक्ति में होता है, और अपादान कारक का पंचमी विभक्ति के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग करिए। तो नाम जो है राम, हरि, गुरु, ये तीनों ही क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गए। बाकी सर्व, सब लोग, तद, युष्मद, अस्मद, हम, तुम, वह, ये सब क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न के शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के संस्कृत में अर्थ लिखिए। तो समाचार पत्रम को अखबार कहते हैं, न्यायालय को अदालत कहते हैं, पितृत्व को चाचा कहते हैं, द्वारम को दरवाजा, अश्रु को आंसू, श्व यानी कि आने वाला कल, और पितामह यानी कि बाबा, जिसे हम दादा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो राम है रामो, रामा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो नदी शब्द रूप दूसरे हम पढ़ते हैं तो नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, यही है पंचमी विभक्ति, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। क्वेश्चन नंबर 50 है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो ये तृतीया विभक्ति में आता है दोस्तों विदुषा, और ये एक वचन में ही आता है। तृतीया विभक्ति एक वचन में विदुषा शब्द आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, युष्मत शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो त्वम, युवाम, यूयम, ये हो गया प्रथमा विभक्ति, और द्वितीया में त्वम, यूयाम, युष्मान। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, त्वाम, युवाम, युष्मान। इसके अलावा त्वा, वाम, वह भी होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में वृक्षात हो जाता है, वृक्ष का। तो गुरु शब्द रूप दोस्तों अगर हम पढ़ना शुरू करें, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, गुरु शब्द का तृतीया एवं पंचमी विभक्ति बताना है। तो देखिए यहाँ पर गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी। तो ये तृतीया विभक्ति है, गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी। और चतुर्थी विभक्ति है गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, और पंचमी है गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर, एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। तो ये होगा एतानि। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग होता है? तो विधिलिंग लकार का होता है, पहले ही बता चुकी हूं मैं। लट लकार में वर्तमान काल, लिट लकार में आपका भविष्य काल, लंग लकार में भूतकाल, और चाहिए के योग में विधिलिंग, और लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों में लिखिए। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यस्य, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। क्वेश्चन नंबर 57 है, गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत्, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। तो गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः यही है गम धातु का तीनों पुरुष में। मैंने बताया यहाँ पर केवल मध्यम पुरुष पूछा था, तो मध्यम पुरुष में गच्छति, गच्छतः, गच्छत होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए जो प्रथम पुरुष है वो हमेशा तीसरे व्यक्ति की बात करता है, वह, जैसे कि राम और श्याम मिल करके सुरेश की बात कर रहे हैं। तो सुरेश के बारे में बात करेंगे तो वो कैसे बात करेंगे? सुरेश ऐसा है, वैसा है, वो ये काम समय से कर लेता है, या वो विद्यालय समय से आता है, तो वह बार बार यूज करेंगे आप। और मध्यम पुरुष में हमेशा तुम, यानी कि राम और श्याम अगर आपस में बात कर रहे हैं, राम श्याम को बोलेगा कुछ तो वो तुम लगा करके बोलेगा। और उत्तम पुरुष में मैं आता है, यानी कि जब खुद की बात होगी तो वो उत्तम पुरुष में आएगा, यानी कि
संस्कृत में अपने आप को खुद को उत्तम रखा गया है, तुम को मध्यम और वह को प्रथम पुरुष। यानी कि यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी भाषा है हमारी कि सबसे पहले हम किसी तीसरे व्यक्ति को रखते हैं सबसे पहले, उसके बाद मध्यम पर तुम और उत्तम में लास्ट में हम खुद आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुषों तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो पठ धातु लट लकार में पठति पठता पठंती, पठश पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, ये हो जाएगा लट लकार में। अब लंग लकार में देखिए भूतकाल में अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। क्वेश्चन नंबर 60 है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। तो मध्यम पुरुष ही केवल लिखना है, तो अभवः अभवतम अभवत। क्वेश्चन नंबर 61 है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सुक्ति नीति परक वाक्य का हिंदी में अर्थ लीजिए। तो हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, यानी कि ऐसे वचन जो आपको सुनने में भी अच्छे लगे और आपके लिए हितकारी भी हो, तो ऐसा मुश्किल होगा। जैसे कि आप सोचो कि आप दवा जल्दी से ठीक भी कर दे और वो कड़वी भी ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है विभूषणम मौन पंडिता नाम वट। इतना अच्छा ये सूक्ति है, चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 15 को पंचदशन, 18 को अष्टादशन और 20 को विंशति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो अक्रीडत, अक्रीडिताम, अक्रीडन। क्वेश्चन नंबर 66 है 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 15 को पंचदशन या पंचदश भी लिख सकते हैं, 19 को एकोन विंशति और उनविंशति में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखते हैं। तो एकोन विंशति या उनविंशति, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। 19 को बार बार 19 और 29 ही पूछता भी है एग्जाम में, तो अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो देखिए गधा को गर्दभा कहते हैं, मछली को मीन कहते हैं या मत्स्य भी कहते हैं, तोता को शुक और बकरी को अजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है मुनि भी शब्द किस विभक्ति और वचन में, देख के ही हम समझ गए ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में आएगा। भ पर छोटी ई की मात्रा, और ये जहां पर भी आप देखोगे तो ये हमेशा याद रखिएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन में ही आता है। मुनि भी में देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 है युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में आएगा युष्मभ्यम। क्वेश्चन नंबर 71 है न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। बहुत अच्छा कथन है कि जो धीर पुरुष होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, वो कभी भी न्याय के मार्ग से, अपने सही रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। जो रास्ता उन्होंने ठान लिया है उस पर वो चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 72 है सेवकः स्वकार्यम् अकरोत्। संस्कृत वाक्य का हिंदी में ट्रांसलेट करिए। तो संस्कृत वाक्य को हिंदी में अनुवाद करेंगे तो सेवक ने अपना कार्य स्वयं किया हो जाएगा। सेवकः स्वकार्यम् अकरोत् है ना, यानी कि काम कर चुका है, अ लग गया, इसका मतलब काम खत्म हो चुका है। तो सेवक ने अपना कार्य स्वयं किया। क्वेश्चन नंबर 73 है संस्कृत में लकार कितने होते हैं। तो लकार टोटल दोस्तों 10 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 5 ही है जिनके बारे में आपको पढ़ना था। तो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। क्वेश्चन नंबर 74 है अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। तो सरसों को सरसपा कहते हैं, शरीफा को सीताफलम, कटहल को पनशम, तो पीपल को कहते हैं अश्वत्थ, अश्वत्थ। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित का हिंदी में नाम लिखिए। तो प्लक्ष मतलब वट वृक्ष या गूलर, पलाश मतलब ढाक, तुम्बी यानी कि छोटा कड़ुआ कद्दू या तितलौकी, और अमृत फलम नाशपाती को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो कुत्ता को कुक्कुरह या कुक्कुरह, अक्सर आप देखोगे कुक्कुरह। सार में यह भी कहते हैं। शेर को सिंह, हिरण को हरिड़ा या मृग कहते हैं, आपको पता ही है। चूहा को मूषक,
क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। हितम मनोहारी व दुर्लभ वचन शुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 78 है। विदुषा शब्द की वचन और विभक्ति बताइए। तो ये तृतीया विभक्ति एक वचन का है। ये भी आपको मैंने बताया भी कि विदुषा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है। भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के वचनों के लिखिए। तो भवान, भवंतो, भवंतः और भवती, भवत्यो, भवत्या। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर सारे की सारे विषयों के आपके हमने बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा करके खत्म कर दिया। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर आप संस्कृत विषय में कहोगे तो मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ा दूंगी। तो दोस्तों अगर आपने पूरा का पूरा क्लास देख लिया है, सारे 8 के 8 विषयों के सारे बहुविकल्पीय, सारे के सारे अति लघु उत्तरीय, आपकी पवन सीरीज, आपके रतन सीरीज के सारे प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के साथ। तो आप सारे के सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, 8 के 8 विषयों के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के रतन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अलग से बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही सीरीज के सारे सब्जेक्ट ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ हमारा, इस पर आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कोर्स को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की क्लासेस के लिंक और रतन सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस के लिंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सभी के लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए और क्लासेस को लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।